वोट चोरी का इतिहास। अंग्रेजी राज में वोट हदबंदी, स्वराज में वोट बंदी, लोकतंत्र में वोटर नसबंदी, राम राज में चोरी सीना जोरी। वोट चोरी का सिलसिलेवार इतिहास, शोध आधारित कार्यक्रम। वोट चोरी का इतिहास कई पड़ावों से गुजरता हुआ चुनाव चोरी तक कैसे पहुंचा। हम इसे आईने की तरह इस तरह से देख सकते हैं कि चुनाव सुधार का नारा लगाते, लोकतंत्र की मसाल दिखाकर खैलीसा, सीनाजोरी करने वाले, खून खराबे के बीच अपनी राजनीतिक सत्ता कायम रखने की राजनीति करने वाले आगे बढ़ती रही और संविधान की भावना के अनुसार जो संस्थाएं बनाई गईं उन्हें कब्जाने तक ताकतवर हो गई। आखिर यह सब कैसे हुआ? वह चोरी जिसमें चोर की शक्ल नहीं दिख पाती है, क्योंकि वह कभी सुधार की पोशाक पहनकर चोरी करता है तो कभी कानून व नियम का नकाब लगाकर, कभी डर दिखाकर तो कभी लालच में उलझाकर। वोट चोरी का इतिहास इतने ही सारे किस्से कहानियों से भरा हुआ है। संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ है आम मतदाता। वोट का मतलब एक भरोसा यह कि चुनाव करने का अधिकार सुरक्षित है। चुनाव मतलब अपने आदमी के चुनने का भरोसा। लेकिन देश में अब तक जितने चुनाव हुए उनमें वोट से वंचित करने से लेकर वोट बंदी तक की कहानी बताती है। जब जागे वंचित वोटर, तब तब मचले वोट लूटर। वोट की चोरी पर चिंता इसीलिए कि चौकीदारी की आड़ में चोरी हुई है। समाज में वोट की हदबंदी से लेकर चोरी और सीनाजोरी का ऐसा ही लंबा इतिहास है। समाज में वर्चस्व रखने वाले जाति, धर्म, हरवे हथियार और दौलत की दबंगई का इस्तेमाल राजनीतिक ढांचे पर कब्जा जमाने के लिए करते रहे हैं। कानून वोट की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कानून के ढांचे में भी दबंगों के लफंगे खड़े रहे और वोटों की हेराफेरी, सीनाजोरी और चोरी के लिए अपनी कानूनी भाषा में दबंगई दिखाते रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि संस्थाओं को भी कैसे चोरी, हेराफेरी, सीनाजोरी का अड्डा बना दिया गया। इसके लिए हम आपको ले जाएंगे समय के थोड़ा पीछे। चुनावी इतिहास में चोर के साथ चोरी का चेहरा भी पहचानना होगा। अंग्रेजों ने की थी चुनाव की शुरुआत। अंग्रेजी सरकार में राजनीतिक और सामाजिक सत्ता को चलाने वाले लोग पहले अपने लिए वोटर चुनते थे, फिर वोटिंग करवाते थे और खुद को चुनवाते थे। यह सोचे कि वोट के अधिकार की अहमियत किसके लिए हो सकती है? उनके लिए होती है जिन्हें सत्ता गुलाम बनाए रखना चाहती है। वह सत्ता चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक हो। लेकिन समाज के वंचित लोगों में फिर सामाजिक सत्ता विरोधी राजनीति चेतना आ गई और वोट का अधिकार उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन जिनकी सत्ता चल रही है वे तरह तरह के तरीकों से वोट पर चोट करना शुरू कर देते हैं। राजनीतिक सत्ता कानूनों नियमों का हवाला देकर सामने आती है और सुधार, शुद्धिकरण का चेहरा चढ़ाकर वोट से वंचित करने का अभियान चलाती है। यहां सवाल यह है कि चुनाव सुधार से आम मतदाता की लोकतंत्र में ताकत बढ़नी चाहिए या फिर कई तरह के बहानों से वोट की ताकत को कमजोर किया जाता है। प्रचार किया जाता है कि भारत दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यहां की 95% आबादी यानी 95% पॉपुलेशन
चुनाव नहीं लड़ सकती है। वोट के पूरे पूरे अधिकार की नसबंदी कर दी गई। चुनाव पैसों का पेशा बन गया। वोट का मतलब वोटर अपने उम्मीदवार के पक्ष में अपने वोट को सुरक्षित महसूस करे और वोटर के भीतर खुद चुनाव में उम्मीदवार बन जाने का भी भरोसा होता है। उम्मीदवार बनना तो सपना हो गया है। 75 वर्ष पहले मिले अधिकार का आलम यह है कि मतदाता केवल वोट देने की सुरक्षा चाहते हैं। यह कितनी हैरान कर देने वाली बात है ना कि मतदाता खुद उम्मीदवार बन सकता है। यह भरोसा चुनाव आयोग और चुनाव सुधार के बहाने खत्म किया गया है। 99% नागरिकों का जीवन गरीबी की तरफ झुका हुआ है और चुनाव दिन ब दिन करोड़ों अरबों का खेल बन गया है। अंग्रेजी सरकार के समय से इतिहास देखते हैं। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए सन 1900 के शुरुआती दशकों में चुनाव कराने का फैसला लिया। इसमें विधान परिषद के चुनाव शामिल हैं। इसे मॉन्ट्यूग चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। अंग्रेजों ने पहले पूरी जनसंख्या में अपने पसंद के मतदाताओं का चुनाव किया, अपने लिए सामाजिक सत्ता का चुनाव किया। कौन वोट डाल सकता है और कौन नहीं डाल सकता है। महिलाएं वोट देने के अधिकार से बाहर कर दी गईं। महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया गया। मर्दों की जो आबादी थी उसमें केवल 400 में केवल 9 लोग वोट दे सकते थे, यानी 100 में 2.25%। बाल गंगाधर तिलक आजादी के आंदोलन के नेता के रूप में तो याद किए जाते हैं, लेकिन उनकी आजादी सिर्फ ऊंची जाति के मर्दों के लिए थी। वे ऊंची जातियों के स्वराज के हिमायती थे। वे शूद्रों यानी पिछड़े वर्ग, अछूतों यानी दलितों और किसी भी जाति की महिला को किसी भी राजनीतिक संस्था में प्रतिनिधि बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। वायसराय की परिषद में शूद्रों, अति शूद्रों को प्रतिनिधि की मांग पर उन्होंने कहा कि यदि ये वायसराय की काउंसिल में जाएंगे तो हरवाही जैसा काम कौन करेगा। सांप्रदायिक आधार पर बने संगठन भी तिलक की ही विचारधारा के थे। अब देखते हैं अंग्रेजों ने जिन्हें मतदान का अधिकार दिया, उन 400 लोगों में 9 लोग कौन थे। यह अंग्रेजों के लिए सामाजिक सत्ता थी। ये लोग थे जो जमीन जायदाद के मालिक थे, जिन्हें आम लोग रैयत, भूस्वामी, रईस, जमींदार, सेठ, साहूकार, वकील, खान मालिक, सैनिक अधिकारी, सरकारी अधिकारी कहते थे। रैयत जो 15 एकड़ जमीन के मालिक थे। बिहार में परिषद के लिए 1920 के चुनाव में सबसे ज्यादा 38 जमींदार चुने गए। वकील 30 चुने गए। वकील और जमींदार बाद के चुनाव में भी सबसे ज्यादा चुने गए। बिहार उड़ीसा के विशेष अधिकारी एजे हब्बाक 9 दिसंबर 1928 यानी 1928 को लिखते हैं, इस क्षेत्र में बाभन, राजपूत, ब्राह्मण, वैद्य और कायस की आबादी 13% है, लेकिन परिषद में इनकी संख्या 65% है, 65%। जाति से अलग धर्म की पहचान के आधार पर परिषद में हिंदुओं की संख्या 90% है, 90%। अंग्रेजी सरकार के समय बड़ी आबादी सत्ता के खेल से दूर थी। मतदाताओं की सूची और उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जीत के लिए जो चल रहा था वह भारत के समाज के लिए कोई नया नहीं था। पहले जमीन पर बेगारी के लिए खून खराबा होता था। वोट का जमाना आया तो जमींदार अपने को सबसे ऊंचा समझते थे। जिन रैयतों को वोट का अधिकार मिला था उन्हें अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने के लिए दबाव डाल रहे थे। वोट नहीं देने पर जुर्माना लगाया जाता। 1923 की एक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव में बड़े पैमाने पर बोगस वोट डाले गए।
इसके अलावा मतदाताओं को शराब पिलाना, रुपये पैसे देना, जाति और सांप्रदायिक भावना भड़काना, मतदान केंद्र तक गाड़ी में बैठा कर ले जाना, यह सब शुरू हो गया। वोट के अधिकार को अपने कब्जे में करने के लिए जितना संभव था सब हुआ सिलसिलेवार। दो बातें हुई। जमीनी स्तर पर सामाजिक आर्थिक सत्ता पर सदियों से काबिज वर्ग के लोगों ने राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने में पूरा जोर लगा दिया। सामाजिक सत्ता मतलब जाति का वर्चस्व और दूसरा वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष। बिहार के शाहाबाद जिले में चुनाव से जुड़ी हत्या की एक घटना सामने आई। तब आयर के राजपूत जाति के खोमारी सिंह की हत्या हुई थी। इसमें हत्या के 3 अभियुक्तों ने कोर्ट में कहा कि आयर गांव के बाबुओं की इच्छा के खिलाफ तपसी राम कोहरी को उन लोगों ने वोट दिया था, इसीलिए उन्हें गलत तरीके से हत्या के मुकदमे में फंसाया गया है। पटना के सीनियर एसपी ने 16 फरवरी 1948 को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि जिला परिषद के लिए जो पहला चुनाव हुआ उसमें 4 लोग मार डाले गए। इस तरह भारतीय समाज में राजनीतिक सत्ता के चुनावी तरीके में भी हत्या और हिंसा सामने आई। दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आम लोगों का आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा, अंग्रेजी सरकार ने वोट देने वालों की संख्या बढ़ाकर 1946 में 100 लोगों में लगभग 14 कर दी। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को दिल्ली से वापस लौटना पड़ा। इसमें दो राय नहीं कि अंग्रेजों के समय वोट से वंचित करने के कई तरीके आजमाए जा चुके थे। फिर आया आजादी का दौर, जन गण मन अधिनायक। में 1949 में भारत के लोगों ने एक संविधान को स्वीकार किया। हम भारत के लोगों ने सरकार बनाने के लिए मतदान का अधिकार हासिल किया। हम भारत के लोग भारत के नागरिक हो गए। मकसद लोगों के बीच बराबरी लाना और भारत सबका है इस भावना को मजबूत करना। और इस तरह पहला चुनाव आया 1951-52 का चुनाव। संविधान को स्वीकार करने के 2 साल के बाद चुनाव के संबंध में यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्हें तब कैसा लगता होगा जो सदियों से तरह तरह की गुलामी के हालात में जी रहे थे और अब उनके हाथों में उनकी सरकार यानी अपनी सरकार, हाँ, अपनी सरकार को चलाने के लिए अपने आदमी को चुनने का अधिकार मिला। ऐसे लोगों के पास संविधान का लिखित अधिकार तो था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट थी। समाज में बाल गंगाधर तिलक के विचार वाले लोग गुलाम बनाए रखने वाली सोच में पले पढ़े थे। मेहनत मजदूरी पर अय्यासी के शौकीन वे ताकतवर लोग थे जिनका सरकारी दफ्तरों में रसूख था। बेगारी को डंडों के बूते बनाए रखने वाली राजा महाराजाओं की रियासत और उनकी हरवे हथियार से लैस फौज थी। कोर्ट में वकीलों का दबदबा था। लोकसभा में 1952 के चुनाव से मतदान से कौन कैसे वंचित हुआ? पहले आम चुनाव में वोटर तो सभी 21 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को माना गया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? 1951 में जनसंख्या 36 करोड़ और 10 लाख से ज्यादा थी। इसमें जम्मू कश्मीर की जनसंख्या शामिल नहीं है, लेकिन आज आबादी में मतदाता बने करीब 17 करोड़ और उनमें केवल 4 करोड़ मतदाताओं ने बहुमत की सरकार बनवा दी। केवल 4 करोड़ ने बहुमत की सरकार बनवा दी। मतदाता सूची में नाम काटकर या जोड़कर यानी किसी तरह से वोट से वंचित रखना सामाजिक राजनीतिक सत्ता का एक हथियार बन गया। यह सिलसिला तब से चल रहा है। संसदीय सत्ता का मतलब विरोधी मतों को ठिकाने लगाने के नए नए तरीकों की खोज करते रहना है। सबसे महत्वपूर्ण यह देखना होता है कि किस तरह की पहचान वाले मतदाता वोट डालने निकल रहे हैं और उससे सत्ता का ढांचा कितना बदल सकता है। 1951-52 के चुनाव में जो मतदाता वोट डाल पाए और जिन्हें वोट नहीं डालने दिया गया,
यह सारी कहानी लोकसभा में 1952 में एक बहस के दौरान सामने आई। कुल 17.5 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन सिर्फ 8 करोड़ मतदाता वोट देने पहुंच सके थे। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जो किसी भी तरह की सत्ता से वंचित थे और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गुलामी महसूस करते थे, उनके लिए वोट के इस अधिकार का महत्व किस तरह से था, यह संसद में बहस में देखा जा सकता है। संसद में मद्रास के शिवा राव ने कहा कि उनके क्षेत्र में वोट देने वाली महिलाओं की लाइन पुरुषों से बड़ी थी। यहां तक कि मुस्लिम महिलाएं पर्दे में आईं, हरिजन महिलाएं भी आईं और वोट दिया। ये दूर दराज के इलाके से पैदल चल के वोट देने आई। उज्जैन के सांसद राधे लाल व्यास ने संसद को बताया कि चुनाव की राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई और खास तौर से किसानों, मजदूरों में जागृति हुई है। देशमुख के अनुसार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडिंग लगाई है कि गांव के लोगों ने कांग्रेस की सत्ता बनाई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 4 फरवरी 1952 के दिन मीडिया को बताया कि महिलाओं ने पुरुषों से अधिक संख्या में वोट दिया। चुनाव का एक और नोट करने वाला पहलू यह भी था कि शहरी पुरुष और महिलाएं अक्सर ही बिना वोट किए पोलिंग बूथ छोड़कर जाते, लेकिन देहाती वोटर धैर्यपूर्वक घंटों इंतजार करते। प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि इन चुनावों ने उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को हर गांव का दौरा करने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ वंचितों में अधिकार और चेतना का यह माहौल था, तो दूसरी तरफ मतदाताओं के घरों से निकलने और बैलेट बॉक्स में पड़े मतपत्रों की गिनती होने तक के काम में मतदान के अधिकार को दबाने में ताकतवर लोग लगे थे। बिहार में पहले विधानसभा के चुनाव में उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के विरुद्ध हिंसक हमले हुए जो कमजोर वर्गों के लोगों के बीच किसानी में लगे लोगों को मतदान के लिए जागृत करने में लगे थे। संसद में 6 फरवरी 1952 को गुजरात से सांसद चंद्रशंकर मणिशंकर भट्ट ने कहा कि मेरे एक मित्र ने कहा, मैं भी कह सकता हूं कि बैलेट बॉक्सों को किसी रीति से बिना सील तोड़े खोला जाता है। इसका राजस्थान में भी प्रयोग हुआ। संसद सदस्य श्री हरि विष्णु कामत ने कहा कि ऐसा बहुत जगह हुआ है। आजादी के आंदोलन ने समानता और स्वराज की तो चेतना पैदा की है, लेकिन दबंगों की विचारधारा का मकसद अपना वर्चस्व बरकरार रखने का होता है। सत्ता के तंत्र में दफ्तरों के बाबू, सत्ता का सैन्य दल, जमीनी स्तर पर जमींदार, इनके अमले फैले थैली सा सब मिलकर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अपने तरीके से चुनाव लड़ते हैं। पहला आम चुनाव उन सब तरीकों की खोज का आधार बना जिससे भविष्य के चुनाव के नतीजे मन माफिक निकल सके। पहले चुनाव में वोटों से वंचित करने के 2 तरीके सामने आए हैं। एक तो वोट देने के लिए आधे से ज़्यादा मतदाताओं को जगने नहीं दिया गया। दूसरा, जो जगे उन्हें घरों से निकलने में रोड़े पैदा करने से लेकर मत पेटी में गिरे उनके मतों की हेरा फेरी का एक सिलसिला शुरू हुआ। यह सब कहानियां हमें संसद में सुनने को मिली, जो उस वक्त वोट की चोरी, वोट की हदबंदी की सूरत में दिख रही थी। लोकसभा में 11 फरवरी 1955 की बहस में संसद सदस्य केटी शाह ने गांवों से बूथों की दूरी और मतदान केंद्रों तक गरीब गुरबों के पहुंचने के लिए सड़कें नहीं, साधन की कमी, बैलेट बॉक्सों की रखवाली और बैलेट बॉक्स के खुलने के वक्त के हालात से जुड़े सवाल संसद में उठाए। आर वेलायुधन ने कहा कि जो लोगों के लिए लड़ते हैं उन्हें, और जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें जेल में डाल दिया गया। यह दिखता है कि वोट के अधिकार को कमजोर करने के तरीके सरकारी ढांचे और सामाजिक ढांचे में अलग अलग थे, लेकिन दोनों का मकसद एक होता है। आम वोट की ताकत को कमजोर करने के लिए जहां जो लह सकता है उसका सिलसिला बढ़ता गया है। संसद में 1955 की बहस में सांसद कामत ने चुनाव में पनप रही संस्कृति का एक ब्यौरा पेश किया। उन्होंने बताया कि कैसे गांवों में सरकारी अधिकारी, पटवारी, पटेल, कोटवार
चुनाव में हिस्सा ले रहे थे और गांव के मतदाताओं को गुमराह कर रहे थे। कामत ने एक किस्सा सुनाया। गोंड जाति की महिलाएं वोट देने के लिए नदी और नाला पार कर रही थी। तब नदी नाले की दूसरी तरफ होमगार्ड के जवान खड़े थे। उन्होंने दूसरी तरफ से चिल्लाकर गोंड महिलाओं से कहा कि यदि तुम लोग इधर आई तो यहां मिलिट्री खड़ी है और तुम लोगों की जान ली जा सकती है और इज्जत आबरू उतारी जा सकती है। गोंड महिलाओं को अपने गांव वापस लौटना पड़ा और सत्ता विरोधी वोट करने से वे वंचित रह गई। दलितों की टोली तक बैलेट बॉक्स नहीं भेजे गए, बल्कि बैलेट बॉक्स सामंती टोलों में दलितों को वोट देने के लिए रखे गए। यही था लोकतंत्र का चेहरा। यह सत्ता विरोधी मतदाताओं को वोट से वंचित करने के तरीकों में एक ऐसा तरीका निकला जो चेहरे से सरकारी था, लेकिन वह सामाजिक आर्थिक दबदबे के हथियार वर्दी के नीचे छिपाए हुए था। यह विचार सरकारी चेहरे में चुनावी इतिहास में बार बार इस्तेमाल किया गया। सांसद कामत ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बैलेट बॉक्स जहां रखे थे वहां रात में रिटर्निंग ऑफिसर घुस गए और जो चाहा वो किया। लिखित शिकायत करने पर कलेक्टर ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर दूसरे दिन वोटों की गिनती के लिए व्यवस्था करने का इरादा बताकर बैलेट बॉक्स वाले हॉल में गए थे। लेकिन कामत का संसद में यह कहना था कि गिनती के लिए बैलेट बॉक्स को व्यवस्थित किसी निर्वाचन क्षेत्र में तभी किया जाता है जब बैलेट बॉक्स गिनती वाले हॉल में लाए जाते हैं। हैरानी की बात तो तब देखी गई जब दूसरे दिन जिलाधिकारी ने 9 फरवरी 1952 से 24 फरवरी तक के लिए वोटों की गिनती की जगह मतगणना केंद्र चुनाव कार्यालय के जो 200 गज की दूरी पे था उसमें वो 144 धारा लगा दिया गया। पूरा सत्ता तंत्र कैसे चुनाव लड़ता है, इसके बारे में बाबू रामनारायण सिंह ने संसद में कहा कि जिस मंत्री को हजारीबाग से खड़ा होना था उन्होंने सबसे पहले तो यह किया कि सारे सूबे से अपने मन के अफसरों को चुन चुन कर जिले में पोस्टिंग करा दिया। चुनाव से 3 महीने पहले से उस उम्मीदवार के पक्ष में वे चुनाव प्रचार शुरू कर दिए। रामनारायण बाबू ने उन्हें सरकारी पार्टी कहा। 8,000 रुपये खर्च करने का विधान है, लेकिन केवल एक बड़गांव केंद्र पर रुपये पैसे नाले की तरह बहाए गए। लोगों को धमकाया गया कि अगर उन्होंने मंत्री को वोट नहीं दिया तो उनको खाना नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उनको हर तरह से सताया जाएगा। खुद मंत्री ने अपनी सभा में कहा कि हिटलर की तरह जबरदस्ती वोट लूंगा। उस क्षेत्र में 8 बैलेट बॉक्स में से वोट निकाल लिए गए थे। यह सब रिकॉर्ड में है। यह मंत्री उस क्षेत्र से तो हार गए, लेकिन उस वह ताकतवर ने दूसरे क्षेत्र से जीत हासिल कर ली। तंत्र का एक हिस्सा मीडिया भी है। संसद सदस्य एस एन दास ने कहा कि हमारे देश में अखबारों का इस तरह से संचालन हो रहा है कि यह कहने में संकोच नहीं है कि आज जो अखबार चलाने वाले हैं उनके लिए प्रेस स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन कलम की स्वतंत्रता नहीं है। प्रेस के मालिक को स्वतंत्रता है कि वह जो चाहे लिखवा सकता है। प्रेस आयोग की पहली रिपोर्ट में उद्योगपतियों द्वारा मीडिया कंपनियों को चलाने और अमेरिका व ब्रिटिश विज्ञापन कंपनियों द्वारा उन्हें आर्थिक ताकत देने का विस्तार से उल्लेख किया गया है। मीडिया कंपनियों को वही मालिक थे जो जूट, सीमेंट, चीनी और दूसरे उद्योगों के जरिए आर्थिक सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाने में लगे थे और मीडिया के मालिक बनकर राजनीतिक सत्ता पर अपना दबदबा बनाए रखने में माहिर थे। देश में पहले आम चुनाव में यह दिखने लगा था कि संविधान में 21 वर्ष के लोगों को वोट देने का जो अधिकार मिला है उसका लागू होना आसान नहीं है। वर्चस्व रखने वाले और आज़ादी के सपने को साकार करने वालों के बीच टकराव की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आई। सरकारी ढांचे और समाज के ढांचे में मतदाताओं के घरों से निकलने, मतदान केंद्रों तक पहुंचने और बैलेट बॉक्स से वोटों की गिनती तक
इस अधिकार के खिलाफ एक मजबूत गठजोड़ बन रहा है। चुनाव दर चुनाव वोट बंदी और वोट चोरी की कहानियां पसरी पड़ी है। 1957 के चुनाव में मतदाताओं की संख्या 29 करोड़ 36 लाख से ज्यादा थी, लेकिन 100 में केवल 47 मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया, यानी 100 में 53 मतदाताओं के वोटिंग से बाहर होने के कारण बिखरे हुए हैं। लेकिन यह प्रचार की मतदान को लेकर मतदाताओं में उदासीनता है या काफी नहीं। कम से कम वोटिंग से वंचित सभी मतदाताओं पर तो यह बात कतई नहीं लागू की जा सकती। वयस्क लोगों का 53% हिस्सा उदासीन होता तो लोकतंत्र और आज़ादी का संघर्ष परवान नहीं चढ़ता, लेकिन ये मीडिया के जरिए उदासीनता के रूप में प्रचारित हुआ। यह उदासीनता नहीं थी। ठीक वैसे ही जैसे किसी नागरिक को अशिक्षित कहा जाता है, जबकि हकीकत यह है कि वह शिक्षा से वंचित नागरिक कहा जाना चाहिए। संघर्ष उनके बीच चल रहे थे जो अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध थे, और दूसरी तरफ वह गिरोह संगठित हो रहे थे जो संसदीय लोकतंत्र में वोट के अधिकार को दफन करने के तरीके तैयार कर रहे थे। 1957 मार्च 28 को संसद में एक बहस के दौरान नंदलाल शर्मा ने बताया कि चुनाव के दिनों में एक प्रदेश के मंत्री ने अपने विरोधी उम्मीदवार को 9,000 रुपये की स्वीकृति दी और यह रुपया दे दिया। संसद सदस्य ने यह दावा किया कि यह लिखा हुआ हमारे पास है। उम्मीदवार ने कहा कि उसे 9,000 रुपये देकर बिठा दिया गया और उस चुनाव क्षेत्र के लोगों ने उससे धमकाया कि यदि वो नहीं बैठेगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा। चुनाव में जीत के लिए रुपये, पैसे और हिंसा का एक रिश्ता तैयार हो रहा था। जाहिर है कि पैसे और हिंसा कमज़ोर लोगों के पास नहीं होते हैं, ताकतवरों के पास होते हैं, और उनके प्रहार कमज़ोरों या कमज़ोरों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ करने के मकसद के अलावा कुछ और सोचा नहीं जा सकता है। राजमाता शाह ने संसद में बताया कि गाँवों में वोटर्स लिस्ट से वोटर्स के नाम उड़ा दिए गए, वहाँ वोटर्स को घूस दी गई है। लेकिन संसद की इस खास बहस में 1957 के बिहार विधानसभा चुनाव में हिंसा और हथियार के बल पर बूथ कैप्चरिंग की पहली घटना आने से रह गई। बूथ कैप्चरिंग का मतलब आम मतदाताओं के अधिकार को बंधक बनाकर दबंगों ने अपने पक्ष में सारे वोट डाल दिए। बिहार के बेगूसराय में 1956 के उपचुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली थी। तभी से बूथ लूटने की तैयारी चल रही थी। विधानसभा चुनाव में हथियारों से लैस गिरोह ने मताधिकारों को लूटकर सत्ताधारी उम्मीदवार की जीत घोषित करा दी। 1957 तक का चुनाव पहले से जिनका दबदबा था, वे स्वयं और सरकारी पोशाक में उनके विचारों के चौकीदार थे। वे अपने अपने तरीके से आम मतदाताओं के मताधिकार को बंधक रखने या वोट को बेकार करने के लिए हर जगह मुस्तैद दिखते हैं। लेकिन ये कब तक चलता? लोगों में समानता की जागृति आ रही थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 1957 में चुनाव संपन्न होने के बाद कहा कि यदि पहले आम चुनावों ने अशिक्षित वोटरों के व्यापक तबकों को यह सिखाया कि वोट क्या होता है, तो 1957 के दूसरे चुनावों ने समझदारी से और अलग अलग पहचान करके इसे अमल में लाना सिखाया। 1967 के चुनाव की जब तैयारी चल रही थी, तब यह स्पष्ट हो गया था कि मतदाताओं का बड़ा हिस्सा सत्ता विरोधी चेतना से संगठित होना जरूरी समझ रहा था। 1966 में संसद में चुनाव पर बहस के दौरान संसद सदस्यों ने जो बताया, उससे 1962 के चुनाव में वोट बंदी और वोट चोरी की तस्वीर साफ हो रही थी। 1957 के चुनाव में वोटरों के बीच अपने आदमी की पहचान करने की चेतना को बढ़ते देख दबंगों की सत्ता चौकन्नी हुई और वोट चोरी के वे तरीके खोजे जाने लगे जो कि चोरी तो हो लेकिन चोरी की तरह न दिखे, उसमें चोर की पहचान करना मुश्किल हो। बिहार में बक्सर क्षेत्र के सांसद अनंत प्रसाद शर्मा ने संसद में बताया कि 1962 के चुनाव में बड़े बड़े राजा महाराजाओं, जमींदार लोगों या पैसे वाले लोगों ने गरीब लोगों पर जो कि गांव में रहने वाले हैं, कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दबाव डालने की कोशिश की और कहीं कहीं यह भी कहा
कि अगर तुम कांग्रेस को वोट दोगे तो गांव से बाहर निकाल देंगे, सदन से सिर्फ फर्ज करना है। यानी सांसद महोदय कह रहे हैं कि अगर 1967 के चुनाव में इस तरह की दिक्कतों की कंप्लेन करें तो उसकी देख रेख जल्दी होनी चाहिए, शिकायतों की सुनवाई हो जाए। हम बस यही मिन्नतें करने के हालात में पहुंच गए। सामाजिक स्तर पर राजा महाराजा जमींदार मतदान के अधिकार से वंचित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सरकार ने लोगों के बीच संघर्ष करने वालों को जेल में बंद कर रखा था। संसद की बहस में सदस्य नाम्बियार ने फरवरी 1967 के आम चुनाव से पहले सही और साफ सुथरे मतदान के लिए पीसी एक्ट और DIR एक्ट के तहत कैद किए गए राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए जोर दिया। SM बनर्जी ने संसद में कहा कि 1957 के चुनाव में वोट नहीं दे पाने वाले 50% मतदाता कल कारखाने के मजदूर थे, जिन्हें सरकार ने मजदूरी के साथ मतदान के दिन छुट्टी नहीं दी। सावित्री निगम को यह बताना पड़ा कि जिस तरह का पिछड़ापन हमारे समाज में है, उसके मद्देनजर महिलाओं के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचने का खास तौर से इंतजाम किया जाना चाहिए। कटिहार के प्रिय गुप्ते महिलाओं की माली हालत को इस तरह से संसद ने बताया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए रास्ते के लिए बुर्के का इंतजाम किया जाना चाहिए। मतदान केंद्र ऐसी जगह पर होते हैं जहां पहुंचने के रास्ते का नामो निशान नहीं है और मतदाता को सुबह से शाम हो जाती है। रास्ते में नदी नाले पड़ते हैं। जितने लोग मतदान करने पहुंचते हैं वे कुल संख्या का 20, 30 या 50% होते हैं। अलीगढ़ के बीपी मौर्या ने कहा कि देश में करोड़ों खेतिहर मजदूर देहातों में रहते हैं, उनका वोट आज़ाद नहीं है, धमकी से उनका वोट डलवाया जाता है। जमींदार लोग अपने गुर्गों और लाठी के बल पर वोट पड़वा रहे हैं। दूसरे सत्ता विरोधी उम्मीदवार, ज़्यादातर उम्मीदवार गरीब होते हैं, उनके पास साधन नहीं होते हैं। विरोधी दलों की मीटिंग धारा 144 लगाकर रोकी जाती है। विरोधी उम्मीदवारों को जेल में डाल दिया जाता है। बीपी मौर्या के बयान में स्पष्ट है कि स्वतंत्र तरीके से चुनाव के खिलाफ सामाजिक स्तर पर दबदबा रखने वाले और सरकारी ढांचे में बैठे उनके समर्थक किस तरह से चुनौती खड़ी कर रहे हैं। सांसद मौर्या ने वोट के अधिकार पर कब्जे के और कई तरीकों का उल्लेख किया। दमोह की सांसद सहोदराबाई ने चुनाव की बहस में बताया कि मुरैना, ग्वालियर, भिंड, छतरपुर, पन्ना आदि इलाकों में महिलाएं मतदान केंद्र तक आने से डरती हैं। नांदेड़ के तुलसीदास यादव ने उन महिला मतदाताओं की तकलीफ़ों को लेकर जाहिर की जिनके छोटे बच्चे हैं और उन्हें बच्चों को गोद में लेकर मतदान केंद्र पर काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ता है। यह उदासीनता नहीं थी, जिनमें चेतना जागी थी, उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के रास्तों का यह पर्दाफाश है। गौरतलब है कि एक तरफ मतदाता राजनीतिक तौर पर सजग हो रहे थे, तो दूसरी तरफ मतदान कराने के तौर तरीकों में बदलाव हो रहे थे। 1952 और 1957 के चुनाव में मतपत्रों पर उम्मीदवारों के नामों वाली सूची नहीं हुआ करती थी। सभी उम्मीदवारों के लिए अलग अलग मतदान बॉक्स रखा जाता था। 1961 में केरल और उड़ीसा के मध्यावधि चुनाव में पहली बार उम्मीदवारों की सूची के रूप में मतपत्र लागू किया गया। प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के साथ चुनाव चिन्ह भी दिया गया। 1967 का चुनाव यानी 1967 का चुनाव एक ऐसे मोड़ पर मतदाताओं को ले आया जब उन्हें मतदान के अधिकार को नियंत्रित करने की कोशिशों और अपने अधिकार को संगठित होकर सुरक्षित करने की चुनौती दिखी। अपने अधिकार को सुरक्षित करने वालों की कतार में खड़े वंचित नागरिकों की हत्याएं होने लगी। दूसरी तरफ वोट चोरी और वोट पर सीनाजोरी के लिए सत्ताओं पर काबिज समूह के बीच सरकारी और सरकार से बाहर का जो फर्क दिखाया गया, उस पर से पर्दा उठने लगा था। हालांकि 1967 का पहला चुनाव था जिसमें मतदाताओं ने कुछ वैसे नतीजे देखे जो कि वे मतदान के जरिए चाहते थे, लेकिन वे कुछ ही थे। लेकिन इतने भर से वे संस्थाएं सक्रिय हो गईं
जो मतदाताओं की इस चेतना को लेकर चिंतित हो गई थीं और वे कई तरह की तिकड़मों को अख्तियार करने लगे। यानी जब जागे वंचित वोटर तब मचले वोट लूटर। 1969 में प्रदेशों में चुनाव अतीत के साथ सभी चुनावों के मुकाबले सबसे ज्यादा हिंसात्मक क्यों हुआ? वे कौन ताकतवर लोग थे जो बैलेट पर बुलेट का जोर स्थापित करना चाहते थे? या फिर क्या वे हिंसा के साथ हुई घटनाएं एक संघर्ष थी जो कि वोट के अधिकार पर कब्जे और वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने वालों के बीच वो चल रहे थे? विदेशी धन का प्रभाव बढ़ने लगा था। चुनावों को पैसे का खेल बनाने की कोशिश किस तरह की गई है उसका एक बेहद सूक्ष्म नमूना यहाँ देखते हैं। संसद में एक सदस्य ने बताया कि चुनाव के सिलसिले में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए 5 रुपये देने पड़ते हैं। ये तब की बात है। एक मीटिंग के लिए 5 रुपये देने पड़ते हैं और उसके इस्तेमाल के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। चुनाव को पैसे के खेल की तरफ ले जाने की संस्कृति महज चुनाव सुधार की बहस के नए नए दरवाजे खोलने की चाबी साबित हुई और उसे लोकतंत्र के मजबूत होने के दावे के तर्क की तरह इस्तेमाल किया गया। चुनाव सुधार मतदाताओं के लिए मतदान को सहज, स्वच्छ और सुलभ बनाने के लिए कारगर साबित नहीं हुए, बल्कि राजनीतिक संस्कृति को अमीर और अबीर परस्ती की तरफ पूरी तरह से झुका दिया गया। 1969 के चुनाव में सबसे ज्यादा जगह थे दलित और गरीब पृष्ठभूमि के मतदाता और उन्हें वोट देने से रोकने की सबसे ज्यादा कोशिश की गई। बूथ यानी मतदान केंद्र संघर्षों और शक्ति प्रदर्शन के केंद्र बनने लगे। 1971 तक के चुनाव में यह दिखता है कि सत्ताओं पर काबिज व्यक्तियों व समूहों ने अपने स्तर पर हिंसा के हर संभव तरीके अपना लिए थे। सोशलिस्ट समाज दल के नेता जगदेव बाबू की पुलिस गोलीकांड में हत्या कर दी गई। वे बूथ कैप्चरिंग के खिलाफ भाषण दे रहे थे। सोशलिस्ट समाज दल जैसे राजनीतिक संगठनों के बनने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बूथ कैप्चरिंग एक राजनीतिक चुनौती बन गई थी। मतदाताओं के बीच चर्चा का यह मुख्य विषय बन गया था। उस दौर में केवल बूथ कब्जे को रोकने के लिए कई लोगों को जानें गंवानी पड़ी। बूथ कब्जे को रोकने के लिए वंचित वर्ग के बहुतेरे लोगों ने अपनी शहादत दी है।